नमस्कार दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं सवाल और जवाबों का सिलसिला। आज हम जो सॉल्व करेंगे पेपर वो है सीनियर क्लर्क का रिटर्न सुटेबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर क्लर्क एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच के लिए हुआ था, मैट्रिक्स लेवल 5 के लिए। और 66.2/3 जो परसेंटेज है उसके लिए ऑर्गेनाइज किया गया था अहमदाबाद डिवीज़न द्वारा, वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद डिवीज़न द्वारा। और एग्जामिनेशन की डेट थी 11/6/2021। 2 घंटे का प्रश्न है, 110 क्वेश्चन है जिसमें से 100 के आंसर देने हैं। 10 राजभाषा के प्रश्न शामिल हैं और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एवरी क्वेश्चन हैज़ कैरीज 1 मार्क्स। ठीक है, तो 100 मार्क के लिए 100 क्वेश्चन है जिसमें 110 क्वेश्चन हैं, 10 राजभाषा के हैं, तो इसमें से 100 को सॉल्व करना है। इंस्ट्रक्शन आपके स्क्रीन पे है और चलिए हम शुरू करते हैं फटाफट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये कब से मनाया जा रहा है, ईयर कौन सा है? तो हमने सवाल पूछा था जिसके जवाब में यशपाल कुमार जी, विनय कुमार जी, अजय कुमार निराला जी, रमेश चंद्र मीना जी, मनोज कुमार जी, सरोज कांता जी और आमिर खान जी ने कमेंट किया था और उनके रिप्लाई उनको मिल गए होंगे। और इसका सही आंसर है 1953 से हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। भले ही 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा, तो वो इम्पोर्टेंट है। राजभाषा जो है वो लागू हुआ था 1950 में 26 जनवरी 1950 से लागू है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि संविधान जब लागू ही नहीं हुआ है, गणतंत्र बना ही नहीं था, तो राजभाषा कब से लागू हुआ है अगर एक सवाल आता है तो आप 1950 मारेंगे, 26 जनवरी 1950 मारेंगे। और 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस हर साल मनाया जा रहा है। ये इसकी पहल उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री थे उन्होंने किया था। तो चलिए हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। इसमें 55 क्वेश्चन को हम फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, सेकंड को 55 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है और कैसे हैं। क्योंकि अगर आपने पुराने मेरे वीडियो देखे हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, Which number of standard form is used for issuance of major penalty charge sheet on disciplinary proceedings? बड़ी शास्ति की प्रक्रिया के लिए कौन सा मानक फॉर्म जारी किया जाता है? तो जैसे कि आपको पता ही है कि बड़ी शास्ति के लिए जो मानक फॉर्म जमा किया जाता है वो इससे 5 है, यानी हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही है। ठीक है, अब मैंने पिछले कुछ वीडियो में भी बताया था कि जो ऐसे फॉर्म जो हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म जो हैं, उनके सारे पार्ट्स को आप याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे SF4 है, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन है। ठीक है, SF11 जो है वो माइनर पेनल्टी है। ठीक है, चार्जशीट फॉर माइनर पेनल्टी। और SF7 जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ इंक्वायरी और बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म से ही रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि SF1 इज सस्पेंशन, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन है, SF2 इज ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन है, SF3 क्या है आपको चार्जशीट फॉर फर्निश्ड सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय सस्पेंडेड रेलवे एम्प्लॉय। ओके, एंड 4 इज रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। तो ये चीज़ें मैंने पहले भी बताया है, इस पर फोकस करना चाहिए। अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म को जो 13-14 हैं ऑलमोस्ट, तो उनको याद कर लीजिए। तो आपको इसमें 2 नंबर देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर इशूइंग ऑफ ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन? जैसे कि मैंने बताया कि SF2 इज ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन और ठीक है, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन SF1 है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फोकस आपको करना चाहिए कि भाई जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके फ्यूचर अपने एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन कैन कॉल टू अपीयर एट ए रिटन एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन टू द प्रमोशन। क्या पदोन्नति के हेतु ली जाने वाली परीक्षा में निलंबित कर्मचारी को बुलाया जा सकता है? ऑप्शन मे बी कॉल टू अपीयर ड्यूरिंग सस्पेंशन, निलंबन के दौरान लिखित परीक्षा में उपस्थित होने बुलाया जाता है। ठीक है, बी है मे बी कॉल आफ्टर सस्पेंशन इज ओवर, निलंबन पूर्ण होने पर बुलाया जाता है। सी है टू बी डिसाइडेड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अनुशासनिक अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है। और डी है इनमें से कोई नहीं।
यहाँ पे आंसर जो होगा, मे बी कॉल टू अपीयर ड्यूरिंग सस्पेंशन, उनको बुलाया जाता है कि भाई आइए आप एग्ज़ाम दीजिए। उनकी जो प्रोसीडिंग्स होगी वो सील्ड कवर के द्वारा की जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। A railway servant to be deemed to have placed under suspension if he has been put in police custody for a period। कितने समय तक पुलिस अभिरक्षा में रहने पर रेल कर्मचारी को डीम सस्पेंशन माना जाएगा? ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। एक्सीडिंग 24 आवर 24 घंटे से अधिक, एक्सीडिंग 48 आवर्स 48 घंटे से अधिक, इन इमीडिएट इफेक्ट तुरंत प्रभाव से, और नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है एक्सीडिंग 48 आवर्स है। ठीक है, यहाँ पे आप डीम सस्पेंशन है वो माना जाता है, क्योंकि कई दफ़ा कुछ कर्मचारी होते हैं जो सस्पेंशन में उनको रखा जा सकता है या सस्पेंशन किया जा सकता है, लेकिन अधिकारी नहीं करते हैं। लेकिन ये जो कंडीशन है, ये नहीं चाहते हुए भी अगर उनके कोई चहेते कर्मचारी ने कुछ किया है और पुलिस कस्टडी में चला गया, तो उनके नहीं चाहते हुए भी उनको मतलब सस्पेंशन में रखना पड़ता है। तो ऐसी कुछ बातें बताई गई थी जो मैं उन्हीं के लैंग्वेज में बता रहा हूँ जिन्होंने मुझे समझाया था। हमारे पीटीसी के जो टीचर्स हैं उन लोगों ने बताया था, तो उन्होंने डिस्कस किया था, तो ये मैं बता रहा हूँ। तो ये 48 आवर्स के अगर ऊपर जाता है पुलिस कस्टडी तो वो डीम सस्पेंशन माना जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द परसेंटेज फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर क्लर्क? वरिष्ठ लिपिक में सीधी भर्ती का परसेंटेज क्या है? तो एक्चुअली क्या है, ऑप्शन ए है 10%, बी है 20%, सी 5% एंड डी इज 15%। द राइट आंसर इज बी 20%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द एज रिलैक्सेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ST/SC कैंडिडेट? अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों को सीधी भर्ती में कितने वर्ष की छूट दी जाती है? ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 4 वर्ष यानी कि 4 ईयर्स, एंड डी 7 ईयर्स यानी कि 7 वर्ष। तो जो सही आंसर है वो है 5 वर्ष यानी कि 5 ईयर्स। तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ग्रुप डी कैंडिडेट्स? चतुर्वर्गीय श्रेणी में नियुक्ति हेतु वर्तमान में न्यूनतम कितनी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए? ए 8वीं पास, बी 10वीं पास यानी कि 10th पास, सी 12 पास यानी कि 12वीं पास, और डी ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक। तो सही आंसर जो है वो है 10th पास। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने किसी वीडियो के अंदर किया हुआ है कि कब से लागू है, कैसे लागू है, तो आप पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। करेंसी ऑफ पैनल इज डैश मंथ? पैनल की वैधता कितने माह होती है? ठीक है, तो जो करेंसी ऑफ पैनल है वो 2 ईयर्स है, यानी कि ऑप्शन ए 24 माह, बी 12 महीने 12 मंथ, सी 6 मंथ यानी कि 6 महीने, और नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो 12 मंथ यानी कि 24 महीने हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ये सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। मिनिमम रेसिडेंसी पीरियड फॉर प्रमोशन इज डैश ईयर्स? पदोन्नति के लिए निचले ग्रेड में कम से कम डैश वर्ष की सेवा आवश्यक है? ए 1 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 2 वर्ष, और नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही बात है वो आपको रेसिडेंसी कम से कम 2 साल की ये होनी चाहिए, तो ही आप नेक्स्ट ग्रेड के प्रमोशन के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, कई दफ़ा होता क्या है कि जैसे आप ये सीनियर क्लर्क का एग्जामिनेशन, सीनियर क्लर्क का एग्जामिनेशन उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, सीट भी खाली है अगर ओएस की, तभी भी इनको प्रमोशन नहीं मिल सकता। उनको प्रमोशन के लिए कम से कम सीनियर क्लर्क में कम से कम 2 साल होना अति आवश्यक है, ये रूल्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन इज ग्रांटेड अंडर MSCP? तो ये डायरेक्ट सवाल है। MSCP 10, 20 और 30 साल पे दिया जाता है, 1/9/2008 से लागू है, तो ये डायरेक्ट सवाल है और ये 3 बार दिया जाता है, 10, 20 और 30वें साल में जब उनका सर्विस होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो बी होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ऑन प्रमोशन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज फॉर पे फिक्सेशन विद इन डैश। पदोन्नति पर वेतन का निर्धारण का विकल्प कितने समय में दिया जा सकता है? ए 6 महीने, बी 1 वर्ष, सी 1 माह और नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो 1 महीने होगा, ठीक है। लेकिन ये अभी लास्ट मई महीने में एक नया सर्कुलर आया है जिसके तहत कोई भी कर्मचारी है वो 3 महीने तक विकल्प दे सकता है। इसकी डिटेल्स आप ढूंढें और पढ़ें और कमेंट करें। मैं आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में लेने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो उस डीओपीटी लेटर को भी आप देख सकते हैं और रेलवे बोर्ड ने भी शायद जारी कर दिया है, तो आप देखें और बताएं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 पे चलते हैं। हाउ मेनी डेज ऑफ LLP इन ए कैलेंडर ईयर ए रेलवे सर्वेंट शैल बी एंटाइटल टू गेट? ए 20, बी 30, सी 15 एंड डी इज 10 ईयर्स। तो जो औसत वर्किंग छुट्टी यानी कि LP है वो हर 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15-15 दिन मिलते हैं। इस हिसाब से एक कर्मचारी को पूरे कैलेंडर ईयर्स में 30 दिन मिलती है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, यही इसका सही आंसर है। मैटरनिटी लीव, प्रसूति अवकाश कितने दिन तक दिया जाता है? डे है। हाउ मेनी डेज लीव इज ग्रांटेड एज ए मैटरनिटी लीव? ये भी डायरेक्ट सवाल है। मैटरनिटी लीव जो है वो 180 दिन दिया जाता है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी होगा यही सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, मैक्सिमम इनकेसमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे इज। औसत वेतन पर छुट्टी का अधिकतम नकदीकरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं ए 200 सॉरी, बी 180 एंड सी इज 360 एंड डी इज 300। तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है जो आप ढूंढने की। औसत नकदीकरण जो LP कन्वर्ट होती है 60 दिन पूरे इंटायर सर्विस में, 6 टाइम ये होता है, 10 दिन हर इसमें होता है और 30 दिन छुट्टी कम से कम 10 दिन लेने के बाद होना चाहिए। तो वो ऑप्शन नहीं है। इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन डी है 300 डेज इज द राइट आंसर, ओके। क्योंकि ये जो रिटायरमेंट के दौरान जो लीव इनकेसमेंट किया जाता है उसके लिए ये सवाल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 को देखते हैं। न्यू पेंशन स्कीम हैज़ कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। नई पेंशन योजना कब से लागू है? तो देखिए न्यू पेंशन स्कीम अब जो है वो नेशनल पेंशन स्कीम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। आगे अगर कभी इस तरह के सवाल आए तो न्यू पेंशन स्कीम आप नहीं लें, क्योंकि नेशनल पेंशन स्कीम के नाम से वो जाना जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो आंसर है 1-1-2003, 1-1-2004, 1-1-2007 और 1-4-2004। तो सही आंसर है 1-1-2004 तक है, ठीक है। जो लोग 31 दिसंबर 2003 तक रेलवे को ज्वाइन कर चुके थे उन पे ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना लागू है। और 1-1-2004 और उसके बाद से जो लोग रेलवे में शामिल हुए हैं, जो ज्वाइनिंग किया है उन्होंने, वो न्यू पेंशन स्कीम के तहत हैं, जो अब नेशनल पेंशन स्कीम बन गया है। चलिए RDSO इज सिचुएटेड एट। RDSO कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी इलाहाबाद, सी कलकत्ता एंड डी इज दिल्ली। तो सही आंसर ए लखनऊ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मैट्रिक्स लेवल ऑफ असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर ग्रुप बी एट प्रेजेंट टाइम? ए लेवल 8, B लेवल 10, C लेवल 11 एंड D इज लेवल 7। सही आंसर लेवल 8 के लिए एग्जामिनेशन होते हैं। अगर ग्रुप बी में कोई भी बंदा जाना चाहता है एग्ज़ाम देके तो लेवल 8 के लिए ही जाता है वो, ठीक है। चाहे APO हो, AOM हो, ACM हो, AMM हो, असिस्टेंट मटेरियल मैनेजर, या फिर AME हो, ठीक है। तो ये जो ग्रुप बी के लिए जो सिलेक्शन होती है वो लेवल 8 से होती है,
ठीक है। ये 4800 पे ग्रेड का पहले हुआ करता था, अभी जो बेसिक होगी वो कुछ 47,600 रुपये से स्टार्टिंग होता है, ठीक है, लेवल 8 एज पर CPC 7PC। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। फॉर सिलेक्शन पोस्ट एंटीसिपेटेड वैकेंसी शुड बी टेकन अप टू, चयन पद के मामले में प्रत्याशित रिक्तियां अगले डैश माह की ली जाएंगी। ए 15 महीने की, बी 1 साल की, 1 वर्ष की, सी 2 वर्ष यानी कि 2 years एंड डी 6 month यानी कि 6 माह। जो सही आंसर है वो है 15 महीने की, ठीक है। हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द परसेंटेज सीट आर रिजर्व ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस इन रिक्रूटमेंट? ऑप्शन ए 15, बी 7.5, सी 27% एंड डी इज 24%। द राइट आंसर इज सी 27%। यहाँ पे एक सवाल अक्सर आता है या मैंने कई दफ़ा सॉल्व किया होगा कि प्रमोशन में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है, तो वहाँ पे वो नील हो जाएगा, ठीक है। ओबीसी के लिए प्रमोशन के अंदर कोई परसेंटेज वगैरह नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ ST SC रिस्पेक्टिवली आर रिजर्व वाइल रिक्रूटमेंट इन रेलवे? अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सीधे रेलवे में सीधी भर्ती है तो कितना प्रतिशत आरक्षण है? ए 15 और 7.5%, बी 7.5% और 15%, सी 12% और 7.5%, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। जो सही आंसर होगा 15% और 7.5%, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 पे आ गए हैं। हाउ मेनी परसेंटेज मार्क इज मैंडेटरी फॉर द जनरल कास्ट कैंडिडेट टू पास रिटन टेस्ट ऑफ सीनियर क्लर्क लेवल 5? वरिष्ठ लिपि लेवल 5 की उपयोगिता परीक्षा का पास करने हेतु सामान्य जाति के उम्मीदवारों के को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 50%, बी 40%, सी 60% और डी 65%। देखिए अगर आपने ये किया है, जब किसी एग्जाम की सूटेबिलिटी होती है ना, तो 65% तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये 3 बच जाते हैं, 50, 40 और 60। इसमें भी जब मेरिट वाइज होना होता है तो 60% की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन 40 और 50 पड़ता है। तो यहाँ पे आप बाइफरकेट कर सकते हैं अपने आंसर को और बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ए होगा 50%, ठीक है। और अगर यही रिलैक्स्ड कैटेगरी के जो स्टाफ हैं जैसे STC के हैं तो उनको 40% पास करने की ज़रूरत होगी, और वेस्ट अमंग के लिए 20% होगा, जो मैंने कई वीडियोज़ के अंदर बताया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ए होगा 50% मार्क उनको सुटेबिलिटी एग्जामिनेशन के लिए चाहिए ही चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, प्री मैच्योर रिटायरमेंट कैन बी मेड बाय द सेवा पूर्व सेवानिवृत्ति किसके द्वारा की जा सकती है? ए GM द्वारा, बी DRM द्वारा, सी ADRM द्वारा और डी अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो RB नंबर जो है वो आप देखिए, कोई RB मुझे कुछ खास याद नहीं है, लेकिन RB नंबर इससे रिलेटेड है और ये कुछ 130/2019 होगा मेरे ख्याल से। उसको एक बार पढ़िए, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ 130/2019, ठीक है। और अगर IRM के हिसाब से आप देखेंगे तो रूल नंबर 1802 R2 है, ठीक है। तो वहाँ भी देख सकते हैं। और यहाँ पे जो आंसर होगा कि जो नियुक्ति अधिकारी है वही तो नौकरी से निकालेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई पोस्ट मतलब निकाल नहीं सकता है, क्योंकि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा वही। अब कई दफ़ा होता है कि अगर किसी के अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं पता होता है तो हायर पोस्ट मतलब जो GM का है वो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी बन जाते हैं, तो फिर वो उस कंडीशन में वो GM निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट कैन बी मेड बाय द है ना, ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा ही होगा। इसलिए आप 100% श्योर हैं मैं जो आपको आंसर बता रहा हूँ। और अगर आप चाहें तो अगर इस तरह की कोई क्वेश्चन में प्रशासन ने कोई और सवाल जवाब लिया है तो ये आप 130/2019 को
पढ़ के और उनको हाईलाइट करके आप जाने दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के आते हैं हमारे पास सवाल कि सर इन्होंने ये आंसर दिया है और मेरा आपकी वीडियो देख के मैंने आपको ये आंसर दिया था, तो मैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ कि भाई ये आपने जितने क्वेश्चन मुझे भेजे हैं ये इसके आंसर में ARR भी लगेंगे। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे हैं कि अगर क्वेश्चन कोई भी सेट करता है तो 1-2 क्वेश्चन 2-4-5 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, क्योंकि मूड ऑफ द ये क्या बोलते हैं उसको, जो जिस मूड से वो क्वेश्चन पेपर बना रहा है उस हिसाब से उससे गलतियां होने की संभावना बनी रहती है। कोई ज़रूरी नहीं कि 100 में 100 सब सही हो। ठीक है, तो आप भी अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें, किसी भी डिवीज़न कर रहे हैं और अगर आपको कोई परेशानी आती है तो ज़रूर आप कांटेक्ट कीजिए, मैं हेल्प यू एनीवे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। इन विच कैटेगरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज नॉट डन? सीधी भर्ती किस श्रेणी में नहीं की जाती है? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। अब यहाँ पे भी आप विदाउट कन्फ्यूजन देखो, ग्रुप डी के लिए RRC का स्थापना किया गया है। ठीक है, जो 17 थे मेरे ख्याल से 18 या 19 हो गए हैं, क्योंकि हर जोन के हिसाब से एक RRC होता है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल होता है हर जोन के अंदर। ठीक है, तो वो हो गया। RRB हैं जो ग्रुप सी के लिए करते हैं वो 21 है, तो ये 2 हो गए। ठीक है, और ग्रुप ए के लिए UPSC ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, और ग्रुप ए के लिए, ठीक है, और ग्रुप बी के लिए ना वो 100% प्रमोशनल कोटा है ये। ठीक है, इसके अंदर रिक्रूटमेंट नहीं होती है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बी होगा वही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैट? कैट का पूरा नाम क्या है? ए, सेंट्रल एडिशनल ट्रिब्यूनल, बी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब, सी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल एंड डी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो डी होगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो आपको थोड़ा कटा हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर मिला है एज इट इज मैंने उसको रहने दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको रामानुज पांडे के द्वारा मिला है, हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने हमें ये क्वेश्चन उपलब्ध कराया है और सॉल्व करने के लिए रिक्वेस्ट भी किया है, तो थैंक यू सो मच। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 पे आ गए हैं। व्हाट इज द मेडिकल कैटेगरी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट? सहायक लोको पायलट की चिकित्सा श्रेणी क्या है? A2, B, A1 and below, C, B1 and D is A1। तो जो सही आंसर होगा वो डी होगा, A1। ठीक है, यही आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मच % ऑफ रनिंग अलाउंस इज टेकन फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेटलमेंट ड्यूज ऑफ रनिंग स्टाफ? रनिंग कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ हेतु कितने % रनिंग अलाउंस की गणना की जाती है? ए 50%, बी 30%, सी 55% एंड डी इज 45%। तो यहाँ पे जो सवाल है रनिंग कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के लाभ के लिए, तो सेवानिवृत्ति के लाभ के लिए ना वो 55% की गणना की जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द परसेंटेज मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ PF? भविष्य निधि का मासिक योगदान कितना प्रतिशत है? ए 8.33%, बी 8%, सी 7% एंड डी 6%। सही आंसर 8.33% है। ठीक है, यहाँ पे ये सही है। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर हाउ मेनी डेज TA इज पेबल इन वन टाइम? एक बार में अधिकतम कितने दिनों का यात्रा भत्ता दे है? ठीक है, तो ऑप्शन ए 120 डेज, बी 130 डेज, सी 180 डेज एंड डी इज 150 डेज। सही आंसर सी होगा 180 डेज। एक बार में 180 दिन से ज़्यादा का यात्रा भत्ता नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, अभी जो टीए हैं वो 60 दिन के अंदर जमा करने होते हैं। ठीक है, और अगर उसकी अमाउंट जो है वो 10,000 से ऊपर जाती है तो ADRM की ही अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, या फिर 20 डेज से ज़्यादा टीए क्लेम करते हैं तो। ठीक है, ये कुछ
लोकल रूल्स या आप डिवीजन वाइज रूल्स कर सकते हैं जो है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द रेट ऑफ HRA इन मेट्रोपॉलिटन सिटी? महानगर में मकान भत्ते की क्या प्रतिशत है? तो जैसे कि पता है XYZ 3 कैटेगरीज में है, 24, 24, उसके बाद 16 और 8%, ये ही इसके ये हैं। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए 24% है जो ऑप्शन ए में है, तो हमारा सही आंसर यही होगा 24%। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। सर्विस रिकॉर्ड ऑफ गजेटेड ऑफिसर मेंटेन्ड बाय, राजपत्रित अधिकारियों की सेवा रिकॉर्ड का रख रखाव डैश विभाग द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन है पर्सनल डिपार्टमेंट, कार्मिक विभाग, बी अकाउंट डिपार्टमेंट, लेखा विभाग, सी HQ ऑफिस यानी कि मुख्यालय, और डी नन ऑफ एबव यानी कि इनमें से कोई नहीं। सही जो आंसर होगा बी अकाउंट डिपार्टमेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31, मैक्सिमम DCRG इज एडमिसेबल एज पर 7 CPC। 7वें वेतन आयोग के अनुसार महत्तम DCRG दे है। ए 20 लाख रुपये 20 lakhs, बी 10 lakhs 10 लाख रुपये, सी 25 lakhs 25 लाख रुपये, और डी 15 lakhs यानी कि 15 लाख। ठीक है, जो सही आंसर है वो है ए 20 lakhs। ठीक है, मिनिमम पेंशन इज पेएबल एज पर 7 CPC। 7वें वेतन आयोग अनुसार न्यूनतम पेंशन डैश दे है। ए 8,000, बी 3,500 यानी 3,500, सी 9,000 और डी 12,000 रुपये। जो सही आंसर होगा वो सी होगा 9,000 रुपये प्लस डी है। ठीक है, चलिए DR होगा क्योंकि पेंशन के लिए DR लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, DA एज ऑन 1/1/21 1 जनवरी 2021 को महंगाई भत्ता थी या था, कितना % था? ये अभी भी था है, थी है, जो भी है ये 17% ही है। ठीक है, लास्ट एग्ज़ाम लास्ट जो क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर भी शायद कोई मिस्टेक हुई है, तो किसी ने कमेंट किया था, नाम मुझे याद नहीं है। ये हैं रामपाल जी, रामफाल PHAL फाल। तो उन्होंने बताया था कि 1/7/2019 को 17% है कि उनकी बात सही है। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कोई गलती हो जाती है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग उस तरफ पॉइंट आउट करते हैं, तो मुझे तो बहुत खुशी है कि उन्होंने कमेंट किया। एक्चुअली 1/7/2019 से जो है वो 17% है और अभी भी वो 17% पे ही है। अगर 1/1/2020 को देखें तो वो 4% बढ़ा के उन्होंने 21% किया था, लेकिन उसको फ्रीज किया गया जिसकी वजह से अभी भी ये 17% पे ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ एम्प्लॉई वेलफेयर फंड स्टाफ SVF एट डिविजनल लेवल? ए DPO, बी DRM, सी ADRM एंड डी नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। जो सही आंसर होगा वो होगा डी। अब डी क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि ये यहाँ पे जो आंसर होगा वो होंगे सीनियर DPO सर। ठीक है, ये सही आंसर होगा, इसलिए ये होगा। और अगर ये डिविजनल लेवल के बजाय जोनल लेवल पे होता है तो PCPO होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत कीजिए। और जो डिविजनल लेवल के जो SVF के रिकॉर्ड्स होते हैं, जो ऑडिट या जो भी उसके जो लिखा जोखा होता है वो PCPO को भेजा जाता है हेडक्वार्टर लेवल पे। ठीक है, चलिए ये इस पर एक और सवाल आता है कि कब से लागू है, तो 1931 से लागू है। ये जनरली सवाल आते हैं और बहुत सारे एग्जाम में आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। डिविजनल रेलवे मैनेजर इज एलिजिबल फॉर मेटल पास। मंडल रेल प्रबंधक धातु पास के पात्र हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लेटिनम, स्वर्ण, कांस्य, रजत और प्लेटिनम। जो सही आंसर है वो सिल्वर होगा, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है,
पैटर्निटी लीव इज ग्रांटेड फॉर डैश डेज, पितृत्वावकाश दिनों के लिए दिया जाता है। तो पितृत्वावकाश डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सबको पता ही होना चाहिए। ये लॉलीपॉप मान के चलो आप इसको, ये है तो 15 दिन होगा, ठीक है। और ये 15 दिन जो है वो 6 महीने के अंदर लेते हैं, जिस जिस दिन को डिलीवरी हुई है वहाँ से। इससे पहले भी ले सकते हैं, तो उसके रूल्स हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 37 पे। 36 देख लिया, 37 चलते हैं। हाउ मेनी डेज आर ग्रांटेड एज ए चाइल्ड केयर लीव, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चन कुछ हैं जो उनको आपको रट लेना चाहिए। मेरे ख्याल से रटने की क्या बात है, ये तो समझ में ही आ जाता है, क्योंकि सीसीएल 730 दिन मिलते हैं पूरे इंटायर सर्विस में। तो ये है, तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। ये अभी रूल्स ये है कि 5 दिन कम से कम लेने पड़ेंगे और साल में 3 बार ले सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। हाउ मेनी डेज लीव कैन बी इन केस इन इंटायर सर्विस, इंटायर टेन्योर इन सर्विस। देखिए इसी बात की मैं वो पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस किया था। पूरे सेवाकाल में कितने दिन की छुट्टी का नकदीकरण किया जा सकता है, तो वो 6 बार किया जा सकता है, 2 साल के गैप में किया जा सकता है, और पूरे इंटायर सर्विस में 10-10 दिन के हिसाब से 60 दिन तक किया जा सकता है, जो ऑप्शन ए में है। तो हम विदाउट दूसरे ऑप्शन को देखें, ये आप अपने ऑप्शन को पकड़ लेते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, सीनियरिटी इज नॉट अफेक्टेड टू ट्रांसफर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड। प्रशासन के हित में स्थानांतरण होने पर कर्मचारी की वरीयता में कोई बदलाव नहीं होता है, ये एकदम सही बात है। तो ये ट्रू है, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन जो बी है इज द राइट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GRTI का पूरा नाम क्या है? तो GRTI होता है जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो हमारे ऑप्शन ए में ही है। तो जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Anticipated vacancy for next dash month as consider for non-selection post। चयन प्रक्रिया में अगले डैश माह की प्रकाशित रिक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन ए 6 माह, बी 12 महीने, 12 मंथ, सी 24 मंथ यानी कि 24 माह, और नन ऑफ द एबव इनमें से कोई नहीं। जो सही आंसर होगा वो 12 मंथ होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Question number 42, who is competent authority for redeployment of surplus staff in ministerial cadre? अधिशेष सरप्लस कर्मचारियों को लिपिक संवर्ग में समाहन के संदर्भ में शक्तियां किसे प्रदान है? ऑप्शन ए GM, बी PCPO, सी AGM एंड नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन है उसके हिसाब से मैं अगर कैंडिडेट होता तो मैं मारता ऑप्शन ए को, GM, ठीक है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात होगी कि ये PCPO भी हो सकते हैं, क्योंकि मॉडल एसओपी में क्या दिया है, इसका पावर ऑफ डेलीगेशन अगर PCPO को कर दिया गया है, तो जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ के कैडर को सरप्लस का ये है एब्जॉर्व करने का, रीडिप्लॉयमेंट का, तो ये PCPO भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से मैं GM पे अपना आंसर लगाता अगर मैं कैंडिडेट होता तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, चलिए अगर आपको क्वेश्चन नंबर 42 में कोई कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ भी है तो आप मुझे या फिर इस कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि इसके आधार पर PCPO होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RDSO? RDSO का पूरा नाम क्या है? RDSO का पूरा नाम है रिसर्च डिज़ाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए में ही जो है वो सही दिया गया है, तो हम बाकी ऑप्शन नहीं देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नायर? नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ इंडियन रेलवे ए, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे बी, सी नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ रेलवे एंड डी इज नॉन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। जो सही आंसर है वो है नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं।
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IREM? IRM होता है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल होता है, ठीक है। ऑप्शन इंडियन रेलवे इंक्वायरी मैनुअल, ये नहीं होगा। बी इंडियन रेलवे इंक्वायरी मैनिफेस्टो, ये भी नहीं होगा। सी इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल, ये हमारा आंसर होगा। एंड डी इज नन ऑफ द अबव, तो हमारा आंसर जो है वो सी है। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रीज? क्रीज का पूरा नाम क्या है? क्रीज ऑप्शन ए सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, बी सेंटर फॉर रेलवे इंडेक्स सिस्टम, सी सेंटर फॉर रेलवे इंटरनल सिस्टम, एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ए होगा, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सही आंसर होगा। और क्रीज की स्थापना 1986 में हुई थी, ठीक है। चलिए, इसी से रिलेटेड एक है, उनको क्या कहेंगे, RVNL 2003 में हुई थी, रेल विकास निगम लिमिटेड। तो रेल टेल का भी एक है, रेल टेल का मुझे याद नहीं है, तो रेल टेल भी है। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेस? RESS, रेस का पूरा नाम क्या है? रेस जो है ये भी रेस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रेस का डेवलपमेंट जो है ना वो क्रीज ने किया है। रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस करके इसका ये किया गया है, ठीक है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। रेलवे एम्प्लॉय सिक्योरिटी सर्विस, बी रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, एंड बी सी इज रेलवे एम्प्लॉय सपोर्ट सर्विस, एंड डी इज नन ऑफ देम। एक्चुअली क्या है, रेस इज रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस है, ठीक है। इसके अंदर आप अपने बायोडाटा और जो उसके क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ 8-9 टॉपिक्स हैं, जैसे कि बायोडाटा है, सैलरी है, NPS है, इनकम टैक्स है, लोन एंड एडवांटेज है, लीव है, फैमिली एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड PF विड्रॉल। तो ये सब है और ये काफ़ी सपोर्टिव है रेलवे एम्प्लॉइज सेल्फ सर्विस, ठीक है। और ये क्रीज के द्वारा किया गया है और मेरे ख्याल से आप सभी ने इसको डाउनलोड कर लिया होगा। नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, ये काफ़ी अच्छा ऐप है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है। व्हाट इज़ द एज रिलैक्सेशन ऑफ OBC इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट? ऑप्शन ए 5 इयर्स 5 साल, बी 3 इयर्स यानी कि 3 वर्ष, सी 2 इयर्स यानी कि 2 वर्ष, और डी 4 वर्ष यानी कि 4 इयर्स। तो जो सही आंसर है वो 3 इयर्स OBC को मिलते हैं अपर एज रिलैक्सेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे हम आ गए हैं। हु इज़ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन ग्रुप C लेवल 6? मैट्रिक्स लेवल 6 समूह ग में नियुक्ति अधिकारी कौन होता है? ए JAG कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, ठीक है। बी सीनियर स्केल वरिष्ठ मान वेतन, सी जूनियर स्केल यानी कि कनिष्ठ वेतनमान, और डी SAG यानी कि वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। तो जो सही आंसर होगा वो JAG होगा, ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा फॉर एक्स सर्विसमैन फॉर ग्रुप C एंड ग्रुप D? भूतपूर्व सैनिक की सीधी भर्ती का कोटा समूह ग और घ के लिए कितना प्रतिशत है? ए ग्रुप C के लिए 20%, डी के लिए 10%, समूह ग के लिए 20% और समूह घ के लिए 10%। बी ग्रुप C 10% एंड ग्रुप D इज 20%, समूह ग के लिए 10% और समूह घ के लिए 20%। सी ग्रुप C के लिए 5% और ग्रुप D के लिए 3%, समूह ग के लिए 5% और समूह घ के लिए 3%। ग्रुप C 30% एंड ग्रुप D इज 10%, समूह ग के लिए 30% और समूह घ के लिए 10%। ऑप्शन डी। जो सही आंसर है वो हमारा बी होगा। ग्रुप C के लिए 10% और ग्रुप D के लिए 20% का कोटा उनके लिए निर्धारित है, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। 51 पे आ गए हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर एजुकेशन अलाउंस गिवन? एजुकेशन अलाउंस कितने बच्चों
पर दे है? ऑप्शन ए फर्स्ट 2 चिल्ड्रन, पहले 2 बच्चे, बी सर्वाइविंग 2 एल्डर चिल्ड्रन, सी सर्वाइविंग 3 एल्डर चिल्ड्रन एंड डी नन ऑफ द एबव। तो जो सही आंसर होगा सर्वाइविंग 2 एल्डर चिल्ड्रन इज द राइट आंसर। ये पहले 2 जीवित बच्चों तक सही आंसर होगा। ठीक है, यही सही आंसर है। सर्वाइविंग 2 एल्डर चिल्ड्रन, पहले 2 जीवित बच्चों तक। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एजुकेशन अलाउंस टू बी पेड? एजुकेशन अलाउंस कर्मचारियों को अधिकतम कितने रुपए तक दे हैं? ए 25,000, बी 24,000, सी 27,000 और डी 30,000। जो सही आंसर है वो सी है 25,000 रुपये, सॉरी 27,000 रुपये, सॉरी अपना ऑप्शन सी 27,000 रुपये इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट अलाउड ऑन मेडिकल ग्राउंड ऑन टेम्पररी एंड फाइनल विड्रॉ? बीमारी के प्रयोजन से, पीएफ से, अस्थायी और अंतिम निकासी से अधिकतम कितनी राशि दी जा सकती है? ऑप्शन ए 75% ऑफ बैलेंस अमाउंट, जमा राशि के 75%, बी 90%, 90% ऑफ बैलेंस अमाउंट, जमा राशि के 90%, सी 70%, 70% ऑफ बैलेंस अमाउंट एंड डी जमा राशि का 70% और डी 80% ऑफ बैलेंस अमाउंट एंड जमा राशि का 80%। जो सही आंसर होगा वो होगा बी 90% ऑफ बैलेंस अमाउंट, जमा राशि का 90%। यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। हाउ मेनी डिपेंडेंट्स आर अलाउड इन कॉम्प्लीमेंट्री पास? सेवोत्तरमनार्थ पास में कितने आश्रितों को शामिल किया जा सकता है? ऑप्शन ए मैक्सिमम 2, बी मैक्सिमम 3, सी मैक्सिमम 4 एंड डी इज मैक्सिमम 1। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ए होगा मैक्सिमम 2। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन 55, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिविलेज पास गिवन इन ए ईयर टू एन ऑफिसर? अधिकारी वर्ग को एक वर्ष में दे शुदा पास अधिकतम संख्या क्या है? ए 5 फुल सेट, सी 6 फुल सेट, सी 4 फुल सेट एंड डी इज 3 फुल सेट। द राइट आंसर इज बी 6 फुल सेट। तो हमने 55 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। थैंक यू फॉर वाचिंग, और इस जर्नी में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को देखते हुए अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि कोई तैयारी कर रहे हैं इस रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम 55 से लेके 110 तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसका टेम्परामेंट कैसा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।